अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तानी सियासत जो है इस वक्त इलेक्शन मोड में ऑफिशियली अब दाखिल हो चुकी है। अब तमाम लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त पे मुमकिन है। और कल जब पंजाब असम्बली का पंजाब की निगरान काबीना ने और निगरान वज़ीर आला ने बजट मुख्तस कर दिया और उन्होंने ऐलानात कर दिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, तो उसके बाद अब लोग जो हैं वो अपने अपने हलकों में जाना शुरू हो गए हैं और तैयारियां करना शुरू हो गए हैं, जोड़ तोड़ देख रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, लोग बिरादरियों का हिसाब लगा रहे हैं, अपने वोट्स का हिसाब लगा रहे हैं, कौन किसके साथ जा सकता है, कौन किसको मिल सकता है। गुलाम सरवर साहब तो प्यारे हो गए तरीन को, लेकिन अभी बड़े अहम, मैंने अब कहा कि 20 से 22 इलेक्टेबल जो है उन्होंने अपनी पार्टीज़ हतमी तौर पर बदलनी है। तो PMLN इस वक्त जो सारी निगाहें जो है वो PMLN के ऊपर हैं। जब से मियाँ साहब आए हैं तो PMLN ने 10 नवंबर अपनी आखिरी तारीख कर दी है कि जिस तक आप अप्लाई कर सकते हैं पार्टी टिकट के लिए। तो 10 नवंबर को पार्टी टिकट्स अगर यानी आप फाइनल डेट है तो इसका मतलब है कि PMLN एक्सपेक्ट कर रही है कि जनवरी के आखिर में या फरवरी में एक्सक्यूज़ मी इलेक्शंस हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में क्या किया, मेरा ख्याल है कि उनका भी होमवर्क तो जारी है, लेकिन उन्होंने टिकट्स वगैरह की डेडलाइन नहीं दी है। दूसरा, कोर्ट्स में बड़े अजीब व गरीब फैसले आ रहे हैं। आज भी जो हाई कोर्ट में फैसला आया मियाँ नवाज शरीफ के एक नैब केस से मुतल्लिक, वो बड़ा ही हैरान कुन था। लेकिन करते हैं अपने मेहमानों से बात करते हैं। मेरे साथ शेख फयाजुद्दीन है मुस्लिम के, शहजाद सईद चीमा साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हसन अयूब खान है सीनियर तज्जियाकार है, ये मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अभी। शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। सॉरी, मुझे मौसमी खांसी भी है। लाहौर में आपको पता है पोल्यूशन कितनी है, दुनिया का पोल्यूटेड तरीन शहर इस वक्त बना हुआ है। बहरहाल नवाज शरीफ की दरख्वास्त से ज़मानत का तहरीरी फैसला आया है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ये रेट पिटीशन जो है ये कलअदम है, ये दायर नहीं हो सकती, लेकिन रिलीफ मिल गया। अब ये क्या हुआ कि अगर रेट पिटीशन ही नाकाबिल समात है तो उस पर अमल दरामद कैसे हो गया? मोहसिन भाई, मुझसे सवाल किया आपने? आपसे ही किया शेख साहब, आपसे किया। भैया, असल तो ये कानूनी बात है, लेकिन जहां तक केस का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये झूठे केस हैं। ये एक इंतकामी कार्रवाई थी मियां साहब के खिलाफ अदलिया और उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके की थी। तो ये तो हकायक है। बाकी जो हाई कोर्ट का फैसला है यकीनन कानून के मुताबिक होगा और कानूनदान बेहतर बता सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि देर से सही लेकिन मियां साहब को इंसाफ मिला है। ये अजहर बिन शम्स है ये बात कि तमाम केसेस जो हैं ये नियाजी साहब और उनके जो सहूलतकार थे उन्होंने मिलके अदलिया के साथ मिलके नवाज साहब के केस बनाए थे। और जब मरियम नवाज उस केस से बरी हो चुकी हैं, कैप्टन सत्तर भी बरी हो चुके हैं, तो उस केस में मेरे ख्याल में अब कोई बाकी बात रह नहीं गई कि मियां साहब की जमानतें ना हो। और इंशाअल्लाह ये केस मेरिट पे भी उनके हक में जाएगा, क्योंकि एक फैसला पहले आ चुका है कि जो नैब है उस वक्त हुकूमत भी इमरान खान साहब की थी, वो अपना केस मरियम बीबी के खिलाफ प्रूव नहीं कर सकी। जब एक अक्यूज के खिलाफ केस ना साबित हो तो फिर दूसरे अक्यूज को भी उसका रिलीफ मिलता है। शहजाद सईद चीमा साहब, मुझे एक बात समझाइएगा। अब शेख साहब को मैं क्या कहूँ, उन्होंने पहले खुद कह दिया कि मैं असल में कानूनी आदमी नहीं हूँ, तो वो तो एक पार्टी के मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं। लेकिन एक जब रिट काबिल समात नहीं रही तो उस पर फैसला कैसे आ गया, रिलीफ कैसे हो गई, वो कैसे, यानी मुझे समझ नहीं आया। ये तो एक अनोखी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इसमें देखिए ये बड़ा सिंपल सा ये जो एक कॉमन जो बंदा है वो भी समझ सकता है कि किसी भी हवाले से कोई कानूनी डेट जो आती है अगर वो काबिल समात ना हो उस पर डिसीजन अदालत नंबर 1। चीमा साहब, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। एक मिनट,
ज़रा आपकी आवाज़ मुझे बड़ी मफल होके आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कंट्रोल रूम उसको सही करे। जी थोड़ा एको आ मैं रहा है। आपके पास आता हूँ चीमा साहब, थोड़ी देर में आता हूँ। हसन अयूब साहब, आप मुझे इसी सवाल का जवाब दे दें जब तक चीमा साहब की आवाज़ सही करते हैं। तो जी, आप सवाल तो बड़ा ये है दिलचस्प है। यानी रिट्स जो है उसको उन्होंने जो है वो अलाउ नहीं किया, लेकिन रिलीफ दे दिया। रिलीफ की जो बुनियाद बनी है वो नैब की अदम दिलचस्पी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, और इसी को बेस बनाकर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। क्योंकि ऑलरेडी यानी जो आपको अल अजीजिया वाला केस है उसमें जो सीआरपीसी का सेक्शन 401 है उसको इस्तेमाल करते हुए पंजाब हुकूमत ने उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया है। और एवनफील्ड के अंदर तो पहले ही यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही उनकी जो सजा है वो मुअत्तल कर चुकी थी। तो बुनियादी तौर के ऊपर यानी अगर आप बात करें तो उनको रिलीफ तो मिल गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ को, लेकिन उनकी अभी कानूनी महाज के ऊपर जिद्दोजहद वो जारी रहेगी इस वक्त तक। यानी लेकिन मुझे हसन साहब मुझे एक बात समझाएं जी, मुझे एक बात समझाएं प्लीज़। मैं ज़रा क्योंकि कम समझता हूँ, मुझे इतना नहीं पता कब आपकी रिट फाइल नहीं हुई, वो नाकाबिले समात है, लेकिन किसी भी वजह से आपको रिलीफ मिल गया। यार ये तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कैसा हो जाएगा। नहीं, रिलीफ तो उनको जो मिला है वो सेक्शन 401 सीआरपीसी का पंजाब हुकूमत से मिला है। और उनकी यानी जो वो ऑर्डर था, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही वो अगर आप फैसला पढ़ ले तो उसमें ही लिखा था कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर 8 हफ्ते की जमानत दी जाती है, और अगर 8 हफ्ते में मरीज यानी रिस्पोंडेंट नंबर 2 लिखा था, अगर वो सेहतयाब नहीं होते तो वो दोबारा अदालत आए बगैर बराह रास्त पंजाब हुकूमत से रुजू कर सकते हैं। और इवन अदरवाइज भी सेहत के अलावा भी वो पंजाब हुकूमत से अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 401 सीआरपीसी के तहत उनकी सजा को मुअत्तल कर सकती है। तो ये इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिया था जो 8 हफ्तों की जमानत दी थी। उसके बाद उसी इख्तियार को उसी को बेस बनाकर जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ ने बराह रास्त पंजाब हुकूमत को दरखास्त दी, और उसके ऊपर जो पंजाब की सूबाई काबीना है उसने फैसला कर दिया और उन्होंने उनकी सजा मुअत्तल कर दी। तो ये तो आप मुझे बताएं, टेक्निकल चीज नहीं है जी। यानी केस सुना भी नहीं और जमानत दे दी? नहीं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ये ओरिजिनल ऑर्डर जिसकी बेस के ऊपर तिब्बी बुनियादों के ऊपर यानी जो नवाज शरीफ साहब मुझसे बाहर गए थे वो जो बेस बनी थी उनके हेल्थ इश्यूज के ऊपर, तो ये वो जमानत थी। तो उसी फैसले को आज तक इन फील्ड था और उसी को ही बेस बनाकर एप्लीकेशन गई है। वो पुराना फैसला था यानी जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे। ठीक है, और ये जस्टिस अतर मंडेला का फैसला है जी। ओके, अब देखते हैं चीमा साहब की अगर आवाज बेहतर है तो। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। बेहतर है जी? बेहतर है जी चीमा साहब। ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आया। अच्छा सर, उसमें गुजारिश ये है कि जब ये हुआ जो अतर मिनल्ला साहब का जो बुनियादी फैसला जिसकी रेफर कर रहे हैं तज़किया निगार साहब, उस फैसले में अगर पंजाब हुकूमत को इख्तियार दिया था तो वो इलेक्टेड पंजाब गवर्नमेंट थी। ये इंटरम अरेंजमेंट वाली गवर्नमेंट जौन सी है इसका एक अपना सर्टन डोमेन है जो कि आईनी तौर पे वाज़े कर दिया गया कि इसका रोल जौन सा है बहुत महदूद है। वो फैसला साजी नहीं कर सकती। वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत के और अगले इलेक्शन के दरमियानी दौरानिए को गुजारना है और इंश्योर कराना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जौन सा है ये उसके सपोर्टिव एलिमेंट होकर तो फर्दर अगले इलेक्शन को फ्री एंड फेयर में ये अपना रोल अदा करेंगे। ये है इसका सर बात पता है क्या? बात बड़ी सिंपल है कि किसी का बेगुनाह होना, गुनाहगार होना, केस जायज होना, केस नाजायज होना, मेलफाइडी होना वो एक चीज है। हमारे पे 14-14, 11-11 साल के बाद हमारे पे हम बेगुनाह बरी होके अदालतों से निकले, लेकिन अदालती चक्की ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह से पीसा कि जिसका शुमार पाकिस्तान की सियासी तारीख में, अदालती तारीख में नहीं मिल सकता। भुट्टो साहब का फैसला बिल्कुल अदालती नाजायज फैसला था।
उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को जो इतना अरसा रखा गया, अदी फरयाल तालपुर साहबा को के साथ जिस तरह से अदालती अहकामात और नैब और FIA की बुनियाद पर नारवा सलूक किया गया। तो बात यह है कि देखें, सवालिया निशानात तो अदालतें खुद बना लेती है ना। अगर ये इस तरह से मतलब आज क्यों डिस्क्रेशनरी सलूक बर्ताव किया जाए, तो ये हमारा तो बड़ा सिंपल पॉइंट ये है कि ये अदालतें सुने। अगर वो 8 हफ्ते के लिए गए थे तो वापस तशरीफ ला के तो चीमा साहब अब ऐसा होगा कि आप और तहरीक इंसाफ और दीगर लोग मिलकर इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे? सर, हम तो इस फैसले को जरूर हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये इंटरम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसकी काबीना क्या आईनी तौर पर ये इस चीज को कर सकती है कि किसी की भी उस फैसले को बुनियाद बनाकर, ओरिजिनल जो सा जजमेंट थी ऑनरेबल कोर्ट की उसको बुनियाद बनाकर तो आगे उसका ये इख्तियार है। बहुत सारे इख्तियारात जो पंजाब हुकूमत या किसी भी इंटरम हुकूमत के पास नहीं है, वफाकी के पास भी नहीं है, वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो आज पंजाब काबीना का ये डिसीजन है, ये डेमोक्रेटिक थॉट की तरह ये इनके सर पे, मुस्लिम लीग नवाज के सर पे ये लटकता रहेगा और ये कभी भी चैलेंज होकर तो ये रिवर्ट हो सकता है, रिवोक हो सकता है। चैलेंजेबल डिसीजन है ये। ठीक है शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, सुना कि आज मियाँ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक की है लाहौर में और बड़े फैसले हुए हैं, क्या आप थे उस बैठक में? जी नहीं, मैं नहीं, मैं अपने हल्के में आया हुआ था। अलबत्ता कल मेरी मीटिंग हुई थी शहबाज साहब से और उनमें ये बात उन्होंने मुझे बताई थी कि इस मीटिंग में हम तय करेंगे कि हम तमाम सियासी पार्टियों से राब्ता करेंगे। जहां तक चीमा साहब ने ये फरमाया है वो अपना शौक पूरा कर लें, किसी और को भी शौक हो तो वो पूरा कर ले, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर ले। मैंने तो ये भी आपको ये बता दूं कि जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा तशरीफ लाई थी 2007 में, तो उनकी भी गैर मौजूदगी में उनकी जमानत हो गई थी। और ये हक है, जब एक आदमी ये कहता है कि मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करना चाहता हूँ तो मुझे कोर्ट तक पहुंचने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए, तो ये उसका हक है कि उसको जमानत दे दी जाए। अगर किसी को इस फैसले से इतराज है तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहां तशरीफ ले जाएं। माजी में तो ऐसा भी हुआ है। नहीं शेख साहब, इस पे जो क्वेश्चन हो रहा है ना, सॉरी मैं आपको एक अर्ज कर दूं, क्वेश्चन इससे बड़ा सिंपल सा हो रहा है लेकिन आगे निकलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक तरफ कोर्ट ने कहा ये रिट काबिल समात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उस रिट की वजह से जो रिलीफ मिलना था वो रिलीफ मिल गया, तो वो उसकी हैरानी के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन अब खैर हम कानूनी तो मैं भी नहीं हूँ, ना मैं कानून समझता हूँ, तो अब उसमें मैं बहस नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आज मियाँ साहब ने अहम फैसले क्या किए हैं जो हमें पता चला कि बड़े अहम फैसले हुए हैं? मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मीटिंग आज ही हुई है। उनके फैसलों की इतला सुबह तक मिल जाएगी, प्रेस के जरिए पूरे पाकिस्तान को और पार्टी के जरिए हमें भी मिल जाएगी इतला। और इंशाल्लाह जो भी फैसले किए होंगे वो जमहूरियत के हक में, मुल्क के हक में और इस्तेकाम के लिए फैसले किए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द मियाँ साहब तमाम सियासी पार्टियों से राब्ता करेंगे। मैं तमाम कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी करेंगे? जो तहरीक इंसाफ का वो लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं हैं, यकीनन उनसे भी मेरे राय में राब्ता करना चाहिए। और वो जो मुलव्वस हैं वो मुल्क दुश्मनी के मुर्तकब हुए हैं, उनसे बात, वो तो अंदर है, वो देखें या अंदर है या भागे हुए, तो उनसे तो राब्ता कर ही नहीं सकते जो मुलव्वस है। मैं यही कह रहा हूं कि जो मौजूद हैं और जिन्होंने लातल्की का इजहार किया है उनसे राब्ता करना भी चाहिए। और जमहूरियत के लिए जरूरी है कि इलेक्शन में PTI भी मौजूद हो ताकि किसी को इतराज करने का मौका न मिले। और मेरा जाती जो राय है और मेरा अंदाजा है कि PTI इलेक्शन में मौजूद होगी और अवाम फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने हुकूमत के लिए अहल समझते हैं। तो शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि चले वजीर आजम के कैंडिडेट तो हमें पता मियाँ नवाज शरीफ होंगे, वजीर आला पंजाब का कैंडिडेट कौन होगा? ये फैसले पार्टी ने करने हैं और पार्टी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वजीर आजम का फैसला भी करेगी। और अगर चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब में हमारी अक्सरियत हुई तो वो फैसला भी नवाज शरीफ साहब पार्टी की मुशावरत से करेंगे।
नहीं, आपके ख्याल में कौन हो सकता है, ज्यादा चांस किसका? मैं नजूमी तो नहीं हूं भाई, लेकिन जो भी पार्टी फैसला आपका करेगी वो ख्याल पार्टी पूछ के रहा हूं। मुशावरत से कायद जो है वो फैसला करेंगे इसका। चले, आपकी ख्वाहिश में किसको होना चाहिए? मेरी ख्वाहिश, आप मेरी ख्वाहिश क्यों सुनना चाहते हैं? मैं तो पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। पार्टी जिसका फैसला भाई, करेगी हमारे हम लिए सरे आप ही पार्टी हैं। मैं कह रहा हूं मेरे आपकी अभी ख्वाहिश पूछ रहा हूं, मालूमात में पार्टी नहीं का है, मैं फैसला नहीं पूछ पूछ के रहा हूं। आपको जल्दी बता दूंगा इंशाअल्लाह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पाकिस्तान ठीक का है, यादगार जलसा होगा। अब भी इंशाअल्लाह जल्द आपको बताऊंगा ओके पूछ के कायदीन से कि कौन होंगे उम्मीदवार हमारे। ओके। अफसर अयूब साहब, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर नून लीग की पंजाब में मेजॉरिटी आती है तो आपके ख्याल में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट शहबाज शरीफ होंगे, हमजा शहबाज होंगे, या मरियम नवाज होंगी? ये भी बाकी खासा मुश्किल क्वेश्चन है और टू अर्ली है। यानी अगर प्रेडिक्ट किया जाए, अगर पंजाब में हुकूमत इनकी बन रही हो जिन्होंने तो फैसला मरियम करना है ना, मरियम उनके फैसले हुए हुए हैं। नहीं, ये अभी फैसले नहीं हुए हुए। मेरे ख्याल के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ या हमजा शहबाज में से कोई एक होगा। शहबाज शरीफ साहब पंजाब का रोल उनको नहीं मिलेगा। अब अगर उनका रोल हुआ भी तो अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, तो फिर शहबाज शरीफ साहब उनकी कैबिनेट मेंबर तो बनेंगे नहीं। तो फिर उनका रोल समझ नहीं आता कि शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा। यानी ये बड़ी अभी चीज है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम जो ओहदे जाते हैं ये पार्टी के अंदर से ज्यादातर फैमिली में जाते हैं। एक ही मिसाल मिलती है, यानी वो शायद खाकान अब्बासी साहब की, कि उनको इन्होंने यानी वजारत उज़्मा का ओहदा दिया। अदरवाइज तो मोस्टली जितने भी मुस्लिम लीग नवाज के जो इस तरह के ओहदे आते हैं ये विद इन फैमिली जाते हैं। और ये मतलब थोड़ा सा इस विद इन फैमिली क्या इश्यूज चल रहे हैं इसके ऊपर कमेंट करना, यानी मेरा इतनी ग्रिप नहीं है इस मामले के ऊपर टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से हमजा शहबाज ही वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार ज्यादा स्ट्रांग होके मरियम नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। चीमा साहब, आपके ख्याल में पंजाब में क्या सूरत हाल होगी इलेक्शन के बाद, रियलिस्टिक? सर मैं तो पीपल्स पार्टी भी और हम भी उसी के कारकुन हैं। हम तो बिल्कुल सर रियलिस्टिक उस पर चल के तो बात करते हैं। अपने हवाले से आप हमारी जमात का पंजाब से पूछेंगे तो वो भी रियलिस्टिकली आई विल आंसर इंशाल्लाह। सर पंजाब में देखें, मेरी तो जो मैं देखता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल स्टूडेंट, पंजाब सरप्राइज करेगा। पंजाब का साबका एक 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 टाइम था, और कोई इतना पुराना टाइम नहीं, 2018 में भी, कि पंजाब को जब ये नजर आता था कि फलाने में नहीं रहना, वो जा रहे हैं तो उन्हें आना है, तो पंजाब का आने वाले की तरफ सेंटीमेंट और कदम बढ़ने शुरू हो जाते थे आम लोगों के, कि इकतदार आ रहा है, आ रहा है, नाल ही लग जाओ। इस दफा जो पिछले 2 माह के अंदर जो चीजें खासतौर पे जो डेवलपमेंट्स हो रही है, ये डेवलपमेंट्स बजाय कि किसी सियासी जमात के लिए वो पॉजिटिव होने के, वो उसके लिए नेगेटिव में जा रहा है। मैं आपको जनरल पब्लिक की, जनरल वोटर की पल्स बता रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो मेरा ख्याल जाती ये है कि पंजाब सरप्राइज करेगा। जो तवक्कुआत की जा रही हैं, जो तकसीम हो रही है, तकसीम इनामात, तकसीम ओहदे, और ये सारा कुछ जो ड्राइंग रूम में बैठ के हो रहा है, जब वो सियासी मैदान सजेगा तो शायद ये चीजें इस तरह से ना निकले कि जिस तरह से तस्वर की जा रही है, जिस तरह से कागज पेंसिल के साथ आपके ख्याल में किस तरह निकलेगी? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि आपके ख्याल में किस तरह निकलेगी? सर वोटर टर्नआउट कम रहेगा। अगर आप एग्जैक्टली पोलिंग की आप मुझसे बात करें, इफेक्ट जरूर आएगा प्री पोल एक्टिविटीज का, जिसको हम रिगिंग कहते हैं आम जुबान के अंदर, कि आप एक इस तरह का माहौल बना देते हैं कि चीजें जैसे इस तरह का माहौल के, मतलब अभी तजिया निगार साहब भी और जो दूसरे मुसद्दिक नवाज के यहाँ पे ऑनरेबल बैठे हैं, उनका भी, कि ये हो रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ये सारी चीजें इस तरह से हैं कि ये डिटरमिन हो चुका है, तो फिर तो ताजपोशियां हो जानी चाहिए। फिर इलेक्शन का इतने सारे अखराजात, पाकिस्तान वैसे मौशी तौर पे इतना डाउन हो चुका हुआ है,
सीधी सीधी ताजपोशी सेरेमनी रखी जाए, सदर साहब भी, अलवी साहब भी फारिग हो जाएंगे, तो अमंग्स्ट द फैमिली, अमंग्स्ट द ड्राइंग रूम ये सारे इनामात तकसीम हो सकते हैं। हाँ, तकसीम जरूर हो सकते हैं अगर उस पे बाकायदा तौर पे ये हो चुका है फैसला, तो लेकिन एक चीज जरूर होगी कि 10, 12, 14 माह से ज्यादा वो चीजें, वो तख्त मजबूत नहीं रह सकेगा। मुबशिर लुकमान साहब, एक बात अगर आप ये बात की कि ये आपका क्वेश्चन था मफरूजे पर मबनी, और आपने कहा कि इन केस अगर उनके पास मेजॉरिटी आती है तो हमजा शहबाज, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ में से कौन वजीर आला हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो वो पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई नाराज हो रहे हैं कि शायद मैं कह रहा हूं कि इनमें से जो है हमजा शहबाज साहब वजीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, तो मैंने ऐसी बात नहीं की। नहीं, वो एक अपना तज्जिया उनका राइट है, हर एक का राइट है अपना अपना अपनी अकल के मुताबिक तज्जिया देना। लेकिन चीमा साहब, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे आप ये बताएं कि आप पहले तो ये बताएं, आपके ख्याल में पंजाब में कौन सी पार्टी आज के दिन मेजॉरिटी लेने के काबिल है? चलें इस तरह पूछ लेते हैं। सबसे पहले, उससे पहले ये फैसला होगा कि कौन कौन सी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की, कौन कौन से निशान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, कौन बैन हो रहा है। मैं कह रहा हूं जो आज है निशान वही है, सारे कोई बैन नहीं हुआ। सारे अगर यही निशानात अगर आज मौजूद है और उसमें जी, फिर हमारा चेयरमैन बात करते होते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, वो भी अगर आप हुक्म देंगे तो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड के भी अर्ज कर देता हूँ। और जो आज एक इंप्रेशन जनरेट किया जा चुका है उसके लिहाज से यकीनन फर्क पड़ेगा, लेकिन तवक्को के बरक्स पड़ेगा, तवक्को के मुताबिक नहीं पड़ेगा। जहां तक तो क्या पड़ेगा अगर आज की सूरत हाल में? सर, आज की सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज पिछले 30, 35, 40 साल से उनकी हुक्मरानी रही है, यकीनन उनकी सीटें बेहतर होंगी जो रियलिस्टिकली है। और आईपीपी की एक अरेंजमेंट तो की गई है, आईपीपी को अगेन बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट इनको कोऑर्डिनेट करके फाइनली इलेक्शन से पहले इनका अलायंस या इनकी सीट अरेंजमेंट की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहां पर शायद अकेली एक भी जमात जब तक वो अलायंसेस में नहीं जाती या सीट एडजस्टमेंट में नहीं जाती उसके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और आज के इलेक्शन अगर होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन जो एक पब्लिक इंप्रेशन क्रिएट किया गया है या हमें एक कुछ महदूद करने की सारी सूरत हाल है, उसके बरअक्स लोग इनकी तवक्कुआत से काफी ज्यादा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अब अपनी सीट पाती है यहाँ से जनरेशन। शेख साहब, आपने सुन लिया दोनों का तज्जिया। मैं नंबर तो शायद ना दे पाऊं क्योंकि नंबरों का महकमा हमारे पास पीपल्स पार्टी। ठीक है शेख साहब, आपने सुन लिया दोनों का तज्जिया। मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूं इस बारे में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो यूं है जो हसन अयूब साहब ने ये फरमाया है कि अगर वज़ारत आला का उम्मीदवार हुआ तो वो हमजा होंगे। ये अगर की बात काट दीजिए, मुस्लिम लीग का उम्मीदवार होगा और मुस्लिम लीग पंजाब में क्लीन स्वीप कर रही है। मैं चीमा साहब से दस्तबदसा अर्ज करूंगा कि 2013 के इंतखाबात में पंजाब से पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी कौमी असम्बली की, सिर्फ 2, और वो भी सीटें जो थी वो मरहूम अहमद महमूद साहब ने अपने जिले से, अपने घर से वो सीटें जीत के इनको दी थी पंजाब में कौमी असम्बली की। उन 2 के अलावा इनकी कोई सीट नहीं थी। 2018 के इलेक्शन में इनके पास 6 सीटें थी कौमी असम्बली की, सिर्फ 6, जिसमें से 5 जो थी वो साउथ पंजाब में से थी और 1 सीट राजा परवेज अशरफ साहब की, वो इन्होंने अपर पंजाब से जीती थी। ये पंजाब में इनकी पोजीशन है। आने वाले वक्त में मैं आपको यकीन से बता सकता हूं, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मुझे यकीन है कि उम्मीद है कि दुरुस्त साबित होगी, इस वक्त पंजाब की, साउथ पंजाब की जो सीटें हैं कौमी असम्बली में वो 46 हैं। और आप नोट कर दीजिए कि हम +30 सीटें यहाँ से लेंगे, 46 में से
+30 सीटें यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग जीतेगी और पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी और इंशाअल्लाह पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग बनाएगी। ये बात मुमकिन है कि जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए और मजबूत हुकूमत बनाने के लिए, अच्छा माशी एक प्रोग्राम लाने के लिए मुस्लिम लीग जो है वो पीपल्स पार्टी या दूसरी इत्तेहादी जमातों से कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। अगरचे मुझे यकीन है कि वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन ये हो सकता है कि एक विजन के तौर पे कि मुल्क में एक मजबूत हुकूमत आए और हुकूमत अच्छी तरह से चले, वो पीपल्स पार्टी से, जमीयत से, एमक्यू जो भी जमातें उस वक्त आएंगी उनसे कोलिशन हो सकती है। ये मेरा तज़िया आप नोट कर लीजिएगा। आज़म साहब, ये मुझे बताइएगा, आज आपसे मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ पॉलिटिक्स से हटके कि अबसार आलम ने एक बड़ा खौफनाक बयान दिया और फैज़ हमीद से मुतल्लिक ये फैज़ाबाद धरना केस जो है उसके अंदर, आपके ख्याल में फैज़ाबाद धरना केस में कोई रियलिस्टिक एक्शन होगा कि ये बस मट्टी साफ हो रही है फाइल के ऊपर से? देखिए, इस मामले के अंदर जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे, उन्होंने पहले ही अदालत को यकीन दहानी करा दी थी कि वफाकी हुकूमत जो ओरिजिनल फैसला था फैज़ाबाद धरना केस का, ये तो नज़रसानी केस है ना, तो उस जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रही है और अमल दरामद के हवाले से पेशरफ रिपोर्ट उन्होंने यानी कल की जो हियरिंग है उसके अंदर वो सबमिट करानी है, या बल्कि वो करवा चुके होंगे, तो यानी वो कल जो है वो सामने आएगी। और जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो यानी जो वहाँ से मिलिट्री साइड से जो है वो बात सामने आई है कि उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि ये इंक्वायरी इनिशिएट होने के हवाले से वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है। तो अब जो अबसार आलम साहब से मुतल्लिक मामला है उसके ऊपर यानी अगर देखा जाए तो अगर जिस किस्म के एलिगेशंस उन्होंने हलफनामे के अंदर, एफिडेविट के अंदर जमा करा दिए हैं, उसके बाद यानी इस बात को ऐन मुमकिन है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं उनको नोटिस जारी कर दे इस केस के अंदर। अगर उनको नोटिस जारी हो जाता है तो ये कल एक बहुत बड़ी खबर होगी, और क्योंकि जब नोटिस जारी होता है तो फिर उनको बाकायदा फरीक बना दिया जाएगा इस केस के अंदर, और अगर वो फरीक बन जाते हैं तो फिर वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा होंगे और एक इंक्वायरी एक साइड पर चल रही होगी, जो उनका जो मेन डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पर, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट भी अपना को ऑर्डर जो है इस हवाले से जब ये केस कंक्लूड होगा तो साथ उस सुप्रीम कोर्ट का भी कोई बराह रास्त ऑर्डर आ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि पहली हियरिंग के अंदर नजरसानी केस के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने ये भी कहा था कि एक तो ये मामला है कि ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करे अदारा, तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो मेन जजमेंट है उसमें ये कहा गया था, तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अंदर ही जो है वो उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैज़ाबाद धरना केस के जो फैसला है उसकी रोशनी में। तो अब दूसरी तरफ अगर नोटिस जारी होने के बाद अगर कोई देखते हैं कि केस किस सिंस में बढ़ता है, बहरहाल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के लिए कोई अच्छी सूरत हाल सामने नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से। चलें, मेरे मेहमान मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पे, कमर्शियल ब्रेक के बाद आते हैं, तीनों मेरे साथ ही होंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुन रहे थे। मुझे शेख साहब, मुझे एक बात तो बताइएगा कि वो क्या कहते हैं, बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल इस्तेकाम पार्टी का। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी तौर पे आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, इस्तेकाम पार्टी ने इलेक्टेबल कुछ इकट्ठे किए हुए हैं। जहां तक अवाम में उनका वोट बैंक है वो तो मैं नहीं समझता हूँ ऐसा है। उन इलेक्टेबल्स का जो है वो अपने हलकों में उनका जाती वोट जरूर है और वो चंद सीटें जरूर जीत जाएंगी, लेकिन वो काबिल जिक्र नहीं होगी मेरे अंदाजे से। बिल्कुल भी नहीं होगी, काबिल जिक्र नहीं होंगी, लेकिन चंद सीटें वो जरूर जीत जाएंगे जो सिंगल। चीमा साहब, आपके ख्याल में इस्तेकाम पार्टी का क्या मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल? तो सबसे पहले मैं एक चीज को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि यहाँ पे 2013 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादाद और 2018 की बात की गई।
2013 की अगर मोहतरम ने बात की है, तो फिर मैं वहां पे एक चीज याद कराना चाहूंगा कि वो एक आरओ इलेक्शन था, और उस आरओ इलेक्शन में जब 5 बजे पोलिंग खत्म हो चुकी थी, तो 6:30 बजे इनकी मुस्लिम नवाज के कायद ने नेक्स्ट मीडिया पे खड़े हुए कहा था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वोट डाल चुके हैं, पोलिंग खत्म हो चुकी है, तो वो किन से, वो रिटर्निंग ऑफिसर से मांग रहे थे, वो कौन से ऐसे हल्के से ऐसे ऐसे मामलात, वो कैसे ये हो सकता था। तो अगर हम 13 की बात करें, 2018 की बात करें, तो उस इलेक्शन में भी सारी सूरत हाल, मतलब अगर हमारे नंबरों की बात कर रहे हैं, तो सारा कुछ सबके सामने आया है। तीसरी चीज, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है, तो शायद उसकी बुनियादी वजह इनकी आज की निगरान हुकूमत की, पिछले 6 माह की निगरान हुकूमत की, मुस्लिम लीग नवाज की हर तहसील में, पूरे पंजाब में फुल सपोर्ट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेवलपमेंट, हर चीज से लेके मैंडेट क्रॉस करके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कर्टेल करने के हवाले से। मैं साबका मेंबर हूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और आप यकीन कीजिए कि हम रोज हर आए दिन हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हम अपने वर्कर्स के लिए हम ये डेली ये चीजें फेस करते हैं। और 16 माह की मुआशी कारकर्दगी को भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान वैसे भी मौजूद की सरजमीन है। आज का कुछ, कल का कुछ हो सकता है और होता है, और शायद होएगा भी। आपने इस्तेहकाम की बात की, इस्तेहकाम को कहीं ना किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़े। आज के दिन तक इस्तेहकाम का जो एक बुत है, वो इतना तराश खराश में नहीं जा सका कि वो खुद चमकना शुरू हो गया। तो उसको आने वाले दिनों में, एक आधे माह में कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और शायद मुस्लिम लीग नवाज तो आपके साथ मुमकिन है, आपके साथ नहीं मुमकिन? कैसा? देखिए सर, हम तो वैसे ही ओपन पॉलिटिकल डायलॉग वाले लोग हैं। हम तो यहाँ पे या कहीं पे भी ये नहीं कहते कि हम उसके साथ नहीं और इसके साथ नहीं। हमारे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंपली उनका तो, और असेंबली में भी मेरे चेयरमैन का, सबकी तरफ ये एक्सटेंडेड इज हैंड कि यार तुम मिल के चलाओ। हम ऐसे बंद दरवाजों वाला, या किसी की तस्दीक करने वाला, या किसी को छोटा गर्दानने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी भी नहीं है, और ये रस्म रिवाज भी नहीं है। तो हमारे से भी यकीनन उनके साथ उनकी उनकी हमारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं उस लिहाज से शायद उनकी नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट के मामला की तरफ हो ओके। आसन अयूब साहब, आने वाले इंतखाब में जीडीए कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी सिंध में? जीडीए के हवाले से तवक्कुआत तो हमेशा बहुत ज्यादा हो जाती हैं, वाबस्ता हो जाती हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट जो है वो आपको खासा जो है वो मुख्तलिफ नजर आता है जितनी तवक्कुआत होती हैं। और जिस तरह ये दोनों जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, तो मुबशिर साहब, मेरी जो अपनी जो असेसमेंट है उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एंटी नवाज लीग वोट लेगी, और वो एंटी नवाज लीग वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वोट या पीपल्स पार्टी का ही वोट बैंक जो है उसको इफेक्ट करेगी। गो के यकीनन उसके अंदर जो है वो इलेक्टेबल्स आ चुके हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी पंजाब के अंदर बिलखुसूस इलेक्शंस के लिए एक हेल्दी साइन है। लेकिन यानी अगर वो कितनी सीटें निकालेंगे तो वो ज्यादा जो है ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तो काफी लेट बनी है वो जमात, और आपको पता है कि जमातों को इस्टेब्लिश होने में सर उसको छोड़ दें, मैं आपसे जीडीए की बात कर रहा हूँ। सर जीडीए के हवाले से मैंने अर्ज की ना कि जीडीए से हमेशा तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है इलेक्शन से पहले, लेकिन फिर जब वो इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वो तवक्कुआत से बहुत कम होता है। यानी लास्ट टाइम भी हम समझ रहे थे कि जीडीए जो है एक जो है वो मेजर पार्टी के तौर पर या सही जो है ना वो कांटेदार मुकाबला करेगी सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन फिर जब देखा तो वहां पर जो रिजल्ट आए तो वो इवन के यानी जो जुल्फकार मिर्जा साहब थे उनकी नशिस्त से भी वो हार गए। तो ये बड़े एक मतलब एक सेटबैक आता है, यानी उसके हवाले से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती।
और पीपल्स पार्टी की पोजीशन सिंध के अंदर खासी मजबूत है। अब वही सूरत हाल है जो कि पीपल्स मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह पंजाब के अंदर बाजार मजबूत दिखाई दे रही है इस टाइम, कोई मुकाबला उसका बाजार कोई मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही जमात, क्योंकि जो पीटीआई है वो तितर बितर हो चुकी है। आसन अयूब साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। शेख फयाजुद्दीन साहब, बड़ा अहम सवाल है कि सिंध में आप लोगों की भी नज़र होगी, क्योंकि PMLN बड़ी कोशिश कर रही है कि सिंध में किसी तरह सीटें निकाले। MQM को आप कहाँ देखते हैं इस बारी सिंध में? मैं पहले भाई आपको GDA का बता दूं, GDA भी जो है वो शख्सियात की और इलेक्टेबल की सियासत करती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो उनके इलेक्टेबल है, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, आएगा। जी, वेलकम बैक। और सॉरी, टेक्निकल की वजह से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया था। शेख साहब, मुझे आपसे पूछा था कि MQM का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं सिंध के अंदर? मैं MQM के बारे में बात करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो GDA की बात है ना, GDA भी शख्सियात की और इलेक्टेबल की सियासत करती है, लेकिन बदकिस्मती से जो उनके इलेक्टेबल हैं वो उनको छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। जैसा कि गौस बख्श महार साहब जो शिकारपुर से एवरग्रीन MNA है, वो GDA को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी तरह घोटके की महार फैमिली जो है वो भी GDA को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है। सर, इस वक्त MQM पे आ जाए, मुझे हसन साहब को भी रोकना पड़ा था। शायद एक सीट मिल जाए, शायद फमीदा मिर्जा साहबा की एक सीट मिल जाए। जहां तक MQM का ताल्लुक है कि पिछले इलेक्शन में जो मुक़्तदर हल्के थे उन्होंने उनकी सीटें काट कर और इसको PTI को सीटें दिलाई थी, और वो लोग इलेक्ट होके आ गए थे जिनका कोई सियासी मैदान में ना कोई उनका अमल दखल था, ना कोई स्टैंडिंग थी। मेरे ख्याल में कराची में जो है पीपल्स पार्टी की सीटें भी बढ़ेंगी, MQM की भी बढ़ेंगी, और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग भी अपने हिस्से की कुछ ना कुछ सीटें लेगी वहां से। अच्छा, तो आप इसका मतलब है कि देख रहे हैं कि MQM दोबारा से अपनी कोई भी तादाद ला सकती है? पूरी तादाद अगर ना भी ला सकी तो वो कम से कम 2-3 सीटों का इजाफा जरूर कर लेगी। पहले उनकी 14 सीटें थी, इस दफा उनकी 6 सीटें रह गई थी, अब 2-3 सीटें वो जरूर बढ़ा लेंगे, और कुछ वहां पे ये पीपल्स पार्टी भी सीटें लेगी, और यकीनन इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून भी कम से कम 2 से 3 सीटें कराची में लेगी। आपने देखा होगा शहबाज साहब, तो चीमा साहब मुझे ये 600 वोटों से हारे थे। जी सर। चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी लगता है, आप जैसा कि मुलाकातें शुरू हो गई हैं, कि हो सकता है KPK में PTI और अगर मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये बड़ा फॉर्मिडेबल किस्म का अलायंस हो जाएगा वहाँ पे। फिर आप मौलाना की हुकूमत बैक बाय PTI हो सकती है वहाँ पे कि नहीं? सर, हो सकती है। और दूसरा ये कि अलायंसेस एक मैं वैसे उसको ऐसे देखता हूं कि अलायंसेस इज अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये तो आप वक्ती तौर पे करते हैं, कुछ आपके फायदा हो जाते हैं, जहां पे आपका बहुत मेजर डिफरेंस था। और अलायंस की सस्टेनेबिलिटी बुनियादी तौर पे तब तक रह सकती है जब तक जिन सियासी जमातों का अलायंस हुआ है वो जमहूरी रवायात और जमहूरी तकादों से अलहदा ना हो। जब आप अलहदा होके किसी और क्वार्टर की तरफ जाएंगे तो अलायंस नहीं रह सकता। तो उनकी एक अच्छी, और देखें, ये सर ने कराची की बात की कि 14 लोगों को ऐसे को दे दी गई, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि 2018 में जिन लोगों का कोई फील्ड से नहीं था, आवाम से नहीं था, सारा कुछ था, तो उनको दी गई मुक्तदर हल्के, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए अब मुक्तदर हल्कों का रुख आजकल कहाँ की तरफ जा रहा है। तो PTI हमेशा से उन्होंने सवाए क्रिटिसिज्म की, सवाए नेगेटिविटी के, सवाए चोर चोर के नारों के, बदइखलाकी के, बदनज़मी के और कुछ नहीं किया। सबका 5 के 5 साल इस मुल्क की तारीख में से
स्यातरीन मुआशी तौर पे, इंतजामी तौर पे, आईनी तौर पे इंतहाई बदनुमा गुजरे। इनका आज वहां पे भले ताजियत के लिए गए, लेकिन वहां पे जब गए थे तो उस ताजियत के दौरान यकीनन सियासी गुफ्तगू हुई होगी कोई। और देखिए कि उस पीटीआई के डेलीगेशन में मैक्सिमम लोग, 75% लोग जानते थे वो केपी से। तो ये एक अहम चीज है कि केपी मौलाना के साथ वहां पर पीटीआई किसी ना किसी शक्ल में जाने की तवक्को की जा सकती है। और अगर वो जाते हैं तो उनके लिए लोकली केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन दोनों जमातों के लिए एक दूसरे का सहारा बनने में सख्त है। हसन अयूब साहब, जो मर्जी कोई कहे मुझे कि पीटीआई के लीडर्स ख़त्म हो गए, वो दूसरी पार्टीज़ में चले गए, वो जेलों में हैं, वो भागे में हैं, वो लीडरलेस है, वो हेडलेस है, लेकिन परसों जो हमने देखा लम्स में जो इंटरैक्शन था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, वो एक इंडिकेटर है कि जो 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ वोटर्स हमारे नए बने हैं यूथ में से, उनका झुकाव किस तरफ है, उनका ट्रेंड किस तरफ है। तो इतने बड़े सिंपैथी वोट को ये जमातें किस तरह रियलिस्टिकली काउंटर करेंगी? नहीं, देखिए वो रियलिस्टिक सैंपल तो नहीं कर सकते, यानी पूरे पाकिस्तान की यूथ का, जिसको आप लेम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उठा के कह दें कि ये है, तो आप जरा सरकारी कॉलेजेस में जाएं, आप सरकारी यूनिवर्सिटीज में जाएं, वहां पर जाकर नहीं, काफी जगहों पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूथ का बहुत बड़ा इन्हिसार है या एलीट क्लास है, वहां पर यकीनी तौर पर उसको ये रिफ्लेक्ट करता है जो तरीके से सवालात किए, और एक उनका एक जो टिल्ट है टुवर्ड्स पीटीआई वो यकीनी तौर पर है। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये इस आबादी से जो यानी अपर मिडिल क्लास या जो है एलीट क्लास, इसके मुकाबले में जो आपकी लोअर मिडिल क्लास या जो आपकी लोअर क्लास है, उसकी बात करें तो वो इससे जो है ना 4 गुना ज्यादा इजाफे में है। तो वहां पर भी पीटीआई का वोट है, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर भी बिल्कुल फाइनेंस कर दे पीटीआई को, वहां पर भी सिंपैथीज हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यूथ में ये है कि हमारी यूथ जब वोटिंग डे होता है उस दिन वो वोट जो है वो कास्ट नहीं करने जाते। वोट के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो मैं तो तमाम जब इलेक्शन होते हैं तो फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहा होता हूँ, तो फील्ड में मैं देख लेता हूँ कि जो आपके गांव में फिर भी चंद जो है ना वो लड़के आ जाते हैं, लेकिन शहरों के जो लड़के हैं वो लाइन में लगते ही नहीं है। वो लगते ही नहीं है, वो आते हैं, वो देखेंगे, राउंड मारेंगे, गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। या वो रैलीज की सूरत में जो है वो आते हैं, वो देखते हैं, हर पोलिंग स्टेशन का चक्कर लगा रहे होते हैं, वोट उन्होंने कास्ट नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। तो ये चीज जो है आपका जब पोलिंग डे होता है उस दिन आपने वोट को बैलेट बॉक्स के अंदर लेके जाना होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ ऐसा नहीं कर रही, चाहे वो पीटीआई को वोट दें, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज को दें, पीपल्स पार्टी को दें, लेकिन उनको कम से कम जाकर लाइन में लगकर अपना वोट जो है वो कास्ट करना चाहिए। तभी जो है वो आप राइट। शेख फयाजुद्दीन साहब, बैठ के नहीं कर सकते। शेख साहब, बड़े अदब के साथ मैं इस टोटल तज्जिए से इख्तलाफ करता हूँ। पिछली दफ़ा जो वोट पड़ा वो आपको पता है कितने फीसद था, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे तनासुब के साथ वोट पड़ा और यूथ ने ही आके डाला। और इस बारी यानी अगर कोई ये समझता है कि जनाब एक पार्टी ख़त्म हो गई है, तबाह बर्बाद हो गई है, तो वो तो सही है। लेकिन अगर ये समझता है कि उनका वोट ख़त्म हो गया या उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया या वो कम हो गया, तो ये गलत फहमी है। आप एक रियलिस्टिक सियासतदान हैं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि डिसएग्री करेंगे? मुबशर भाई, मैं आपको थोड़ा सा माजी करीब की तरफ ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत थी और पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी। 16 में से 15 इलेक्शन वो हार गए थे, जिसमें 10 का इलेक्शन भी शामिल है। कराची में उनकी जमानतें जब्त हो गई थी, जहां से अपने ये पीपल्स पार्टी जीती थी, और उनका जो उम्मीदवार था उसकी जमानतें जब्त हो गई थी। वोटर जो है ना, ये ट्रेंड बदलता रहता है। जो वेवरेज वोटर होते हैं ना, वो हालात के साथ देखते हुए बदल जाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये हम कहें कि पीटीआई का वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि ये जो जमात है ये इंतशार पसंद जमात है, ये मुल्क के जो इदारों पे हमलावर होती है, और वो कुछ कर सकती है जो पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ।
मैं आपको एक छोटी सी बात मिसाल देता हूँ। खरी- ये कोर कमांडर के घर में, अच्छा, जी ठीक है, मैं ये कह रहा था कि बोले कमांडर के घर में तो घुस गए थे। अगर इनको खुली छूट दे दी जाती तो क्या मेरे घर में नहीं घुस सकते ये इलेक्शन के दौरान? तो इस बात को रोकने के लिए बहुत जरूरी था कि वो लोग जो शर पसंद हैं, जो इंतशार पसंद हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि शरीफ लोग खुल के इलेक्शन भी लड़ सके और वोटर भी अपनी मर्जी का वोट कास्ट कर सके। जब ये नौबत आएगी इलेक्शन की, आप देख लेंगे कि वो बात नहीं होगी। आपको ये 13 का इलेक्शन भी याद होगा कि 11 के इलेक्शन में जो लाहौर में जलसा हुआ था इमरान खान साहब का, वो एक यादगार जलसा था, लेकिन सीटें उनको कितनी मिली थी आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मुल्क इंशाल्लाह जमहूरियत पसंद जमातों के साथ मिलकर तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। शेख फयाजुद्दीन, शहजाद सईद चीमा साहब आपका, हसन अयूब खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हर शख्स इस बारी जाकर वोट डाले एंड मेक श्योर दैट योर वोट काउंट्स, क्योंकि वोट नहीं डालना और फिर हुकूमत पे और हर चीज़ पे एतराज़ करना वो भी नाजायज़ है। खरा सच देखने का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।